Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो MPS 001 से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि इग्नू की जो दिसंबर 2024 की एग्जामिनेशन है वो आने वाली है और साथ ही साथ जिन बच्चों का एग्ज़ाम जून 2025 में होने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ठीक है, इस तरीके ये जो है ये पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं क्वेश्चंस को बताऊंगी, आंसर्स को बताऊंगी और इसी तरीके के और भी वीडियोस बनाऊंगी आपके सारे के सारे पेपर्स के लिए, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके और जो आंसर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है दैट राइट अ नोट ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। सो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, मैं आपको यहाँ पर एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगी जिसको आप एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। और जो मेरे जून 2025 के बच्चे हैं उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी उनको बता रखा है कि आप लोग क्या करो, सेपरेट नोटबुक्स बना लो MPS 1 2 3 4 के और उनके अंदर लिखना शुरू कर दो अभी से ही, ताकि जब आपके पेपर आएँ तो आप काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ कर लो। और वो बच्चे जिनका पेपर दिसंबर में है उनके लिए भी यही गाइडलाइन है कि वो सारे क्वेश्चंस को लिखें। ठीक है, या फिर अगर वो नहीं लिख रहे तो वो शॉर्ट नोट्स बनाए एटलीस्ट, ताकि वो हिंट की हेल्प से आंसर को कर सकें। बिकॉज आंसर 20 मार्क्स का आएगा, बहुत बड़ा आंसर आएगा, लिखते लिखते बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ठीक है, सो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, वही जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी मैंने आपको बताया। सो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है क्या? तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट वर्क। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, सरकार है, वो काम कैसे करती है। इट लुक्स एट आइडियाज़। अब इसके अंदर हम जिन भी आइडियाज़ की बात करते हैं वो है आपका डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड पावर। ठीक है, इसमें हम इन सारे आइडियाज़ की बात करते हैं। दिस थ्योरी बिकेम पॉपुलर व्हेन सोसाइटीज चेंज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न टाइम्स व्हेन न्यू चैलेंजेस। अब आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ था कि नए नए चैलेंजेस आए वर्ल्ड में, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसी के साथ साथ और भी चीज़ें आई, पॉल्यूशन हुआ, टेररिज्म बढ़ा, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ नया डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो यह सिद्धांत उस समय लोकप्रिय हुआ जब औद्योगिक क्रांति और आधुनिक समय में समाज में बदलाव आया और नई चुनौतियां जैसे कि वैश्वीकरण और राष्ट्र निर्माण उभरे। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आइडियाज़ इन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। जो हमारी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है उसके अंदर हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि ये स्टडी करता है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो काम कैसे करता है, जहाँ पे जो लोग हैं उनके पास राइट होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब भी जो लोग हैं उनके पास राइट हो अपने लीडर्स को चुनने का, तो वो डेमोक्रेसी होती है। वहीं फ्रीडम एंड राइट्स, इट टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ एंड हाउ गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। तो जब हम फ्रीडम और राइट्स की बात करते हैं तो ये बताता है हमें कि इंडिविजुअल फ्रीडम, एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सरकार को कैसे उन लोगों की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजंस लेने चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हर कोई करता है, आज हर कोई इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहता है। बिकॉज क्या जो वेल्थ जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में और इनइक्वालिटी ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी जो मेल एंड फीमेल्स के बीच में इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने की बात। सो ये सारी बातें हम किस में करते हैं? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में करते हैं। ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको लर्न कर लेने हैं। एक बार हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी पढ़ लेते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विचार, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने फैसले लेते हैं। फिर स्वतंत्रता और अधिकार की बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की क्या इंपॉर्टेंस है, अधिकारों की रक्षा कैसे होनी चाहिए। देन ये बात करता है आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता यानी कि समाज के अंदर धन और जो शक्ति है वो आपस में बराबर बटे रहें लोगों के अंदर, और जो भी असमानताएं हैं उनकी समाप्ति हो। और लिंग समानता यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं, पुरुष और महिला के समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, देन हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि जो डेमोक्रेसी है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पता लगाओ। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो आइडिया कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ और आज वो आइडिया जो है वो कैसे बना। सो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ पीपल हैज़ रूट्स गोइंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये जो है हज़ारों साल पुराना इसका इतिहास है।
सबसे पहले हम चलेंगे एंशंट ग्रीस के अंदर। एंशंट ग्रीस में चले जाओ आप 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी की बात कर रहा है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बिगेन इन एथेंस। एथेंस पता होगा आपको, ग्रीस के अंदर है, 5th सेंचुरी में। इट वॉज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और वहाँ पे क्या थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप लोग समझते हो, जिसके अंदर जो लोग हैं वो जाते हैं, हर एक निर्णय पे डेली बेसिस पे वो लोग वोटिंग करते हैं। कुड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। दिस सिस्टम ऑल्दो लिमिटेड टू स्मॉल पार्ट। हालांकि ये जो मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वो कुछ लोगों के पास थी, ठीक है, लेट द, पर इसने आज जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनकी क्या रखी बच्चों, नींव रखी। सो लोकतंत्र का सबसे प्रारंभिक रूप एथेंस ग्रीस में 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जहां नागरिक केवल जो लोग स्वतंत्र पुरुष थे वो सीधे निर्णय लेने में भाग लेते थे। मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में जो मेरी वीडियोज़ हैं MPS 1 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स को भी कवर किया हुआ है, आप लोग उनको भी ज़रूर देखना, ठीक है। उसमें मैंने टॉपिक वाइज, जैसे इसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उसमें मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं, यूनिट वगैरह। सो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हो अपना सिलेबस, ठीक है। देन हम चलेंगे रोम साम्राज्य में। सो इन रोम द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिपब्लिक डेवलप वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड टू मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। रिप्रेजेंटेटिव का समझ में आता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, ठीक है। जैसे कि आज अगर कोई दिल्ली का CM है या यूपी का CM है, तो वो दिल्ली वालों का, यूपी वालों का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मेरी जो देश की पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारे लिए निर्णय लेते हैं। Although not a true democracy, the Roman Republic introduced ideas of representation and governance. So रोमन रिपब्लिक ने रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस के आइडियाज़ को लेकर आया। रोम एक गणराज्य की अवधारणा विकसित हुई, जहां लोग की ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधि चुने जाते थे, ठीक है। तो आपने पहले ग्रीस के बारे में बताना है, देन आप लोगों को क्या बताना है, रोमन गणराज्य के बारे में बताना है। फिर आप आ जाओ मेडिवल यूरोप के अंदर। आप जब रोमन एम्पायर समाप्त हो जाता है, यूरोप वेंट थ्रू अ पीरियड डोमिनेटेड बाय मोनार्कीज एंड फ्यूडलिज्म। मोनार्कीज का मतलब समझते हो, मोनार्की जो राजा होता है, फ्यूडलिज्म में सामंत होते हैं। तो यहाँ पर हमें बात करनी है मैग्ना कार्टा की बच्चों। मैग्ना कार्टा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वॉज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड लिमिटिंग द पावर ऑफ मोनार्की। मैग्ना कार्टा से क्या किया गया कि जो राजा था, ठीक है, जो राजतंत्र था, ठीक है, जो राजतंत्र था, राजा की जो पावर्स थी उन पे क्या लगाई गई, लिमिट लगाई गई, और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया गया। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप पर राजतंत्र और सामंतवाद का प्रभुत्व था। हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ लोकतांत्रिक प्रथाएं जारी रहीं, जैसे नगर परिषदें बनी हुई थी। फिर 1215 में आप मैग्ना कार्टा की बात करते हो, जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित किया और बाद के लोकतांत्रिक विकास के लिए आधार तैयार किया। देन हम बात करेंगे एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट समझते हो, जागरूकता। अब जो लोग हैं वो जागरूक हो गए। क्यों होंगे जागरूक, देखो लिखना पढ़ना सीख गए हैं। जो बड़े बड़े हमारे लेखक हैं, जैसे कि हमारे ये जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मोंटेस्क्यू, इन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल राइट्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स की शुरुआत की। इन्होंने शुरू किया कि इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, पावर्स का सेपरेशन क्यों होना चाहिए, ये जो है जैसे मतलब लोगों को बता रहे थे, लोगों को एनलाइटन कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे ये लोग। दीज आइडियाज स्प्रेड ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इन मैनी नेशंस। सो इसकी वजह से अमेरिका में रेवोल्यूशन, अमेरिकी क्रांति आई, फ्रांसीसी क्रांति आई। आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे। इस तरीके के जो हमारे ये थे थिंकर्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया कि लोगों में लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, इस तरीके के विचार उनको समझाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोग जागरूक हो गए और अपने अधिकारों की मांग करने लग गए। और जब लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो क्या आ जाती है, क्रांति आ जाती है, ठीक है। सो प्रबोधन युग के दौरान यूरोप में लोकतांत्रिक विचार फले फूले। जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मोंटेस्क्यू जैसे विचारक थे। उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और शक्तियों के विभाजन की वकालत की, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों के विकास को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। ये विचार अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फैल गए, जिससे कई देशों में लोकतांत्रिक संविधानों की स्थापना हुई। इनकी वजह से ही लोकतंत्र की स्थापना हुई। देन हम बात करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ की। अब कैसा लोकतंत्र है, अभी आपको पता होगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया में। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र है।
यूरोप्स, अमेरिकाज एंड लेटर मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस पीरियड ऑल्सो मार्क द राइज ऑफ यूनिवर्सल सफरेज एंड द स्ट्रेंथिंग. यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सर्वजन मताधिकार. आपको पता होगा कि आज हर कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो ये चीज़ है कि ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है. आज डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा आगे पहुँच चुकी है. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें राइट्स का मीनिंग डिस्कस करना है कि अधिकारों का क्या मतलब होता है. सो बच्चों, राइट्स रेफर टू द फ्रीडम्स और एंटाइटलमेंट्स दैट इंडिविजुअल आर अलाउड टू हैव. राइट्स वो होती हैं, वो सारी चीज़ें जो एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो कर सकता है लॉ के द्वारा, मॉरल प्रिंसिपल्स के द्वारा, एंड टू लिव फ्रीली एंड फेयरली विद इन अ सोसाइटी. और जो बंदा है वो सोसाइटी में फ्रीली और फेयरली रह सके. दीज राइट्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग जस्टिस. राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? अगर हमें समाज में जस्टिस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट बना के रखनी है तो राइट्स हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है. अभी मैं यहाँ पर आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि है टाइप ऑफ राइट्स. राइट्स क्या क्या होते हैं? एक होते हैं नेचुरल राइट्स. ये जो नेचुरल राइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इनहेरेंट होते हैं. यानी कि अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो ये राइट्स तो मेरे पास हैं ही हैं. इन्हें बोलते हैं हम नेचुरल राइट्स. दे आर ऑफन थॉट टू एग्जिस्ट. चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई कानून हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नेचुरल राइट्स मेरे एग्जिस्ट करेंगे. नेचुरल राइट्स में हमारा राइट टू लाइफ आता है, लिबर्टी आता है और प्रॉपर्टी आता है. देन है मेरे लीगल राइट्स. लीगल राइट्स जो होते हैं वो सरकार उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. दे कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और अलग अलग कंट्रीज़ में ये अलग अलग होते हैं. एंड इंक्लूड राइट्स लाइक वोटिंग, वोट देने का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, बोलने का अधिकार. ये सारा मेरा लीगल राइट है, जबकि राइट टू लाइफ और लिबर्टी मेरा नेचुरल राइट है. फिर होते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स. दीज आर यूनिवर्सल राइट्स दैट अप्लाई टू ऑल पीपल. ये कैसे हैं? यूनिवर्सल राइट्स होते हैं, हर किसी पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, रिलीजन का हो, बैकग्राउंड का हो. इसके एग्जांपल्स हैं आपके राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. देन आपके सिविल राइट्स होते हैं, जैसे कि इसमें आपका राइट टू वोट आता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली आता है. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ राइट्स. ठीक है, प्राकृतिक अधिकार बच्चों कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार. यह माना जाता है कि ये अधिकार सरकार या कानूनों से परे होते हैं. फिर होते हैं हमारे कानूनी अधिकार, यानी कि किसी देश की कानूनी प्रणाली के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार, जैसे कि मतदान और संपत्ति का अधिकार. देन आपके मानव अधिकार, जैसे कि शिक्षा का, काम का, भेदभाव से मुक्त रहने का. और फिर आपके नागरिक अधिकार, कि आप एक नागरिक हो तो एक नागरिक होने के नाते आपके क्या क्या अधिकार होने चाहिए, जैसे कि मतदान का अधिकार होना चाहिए, सभा की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कानून के समक्ष क्या होनी चाहिए बच्चों? समानता होनी चाहिए. उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स की. राइट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प. राइट्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, वो गरिमा के साथ, सुरक्षा के साथ, आज़ादी के साथ रह सके. राइट्स की वजह से जो पावर का मिसयूज़ है वो नहीं हो पाता. ठीक है, विदाउट राइट्स पीपल वुड बी वल्नरेबल. अगर लोगों के पास राइट्स नहीं होंगे तो लोगों का शोषण होगा. इनइक्वालिटी समाज में क्या आएगी बच्चों? असमानता आएगी, लोगों का उत्पीड़न होगा, असमानता आएगी. चैलेंजेस राइट्स के लिए, आज क्या चैलेंजेस हैं राइट्स के लिए? इवन दो राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉज. देखो, कानून तो है जो राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, दे आर स्टिल चैलेंजेस. ऑल पीपल एंजॉय दीज राइट्स. इशूज़ लाइक जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन होना, करप्शन, पॉलिटिकल ऑपरेशन, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये सब क्या करता है? राइट्स को वायलेट करता है. सो भले ही अधिकार कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षित हों, फिर भी यह सुनिश्चित करने में चुनौतियां होती हैं कि सभी लोग इन अधिकारों का आनंद लें. ठीक है, क्यों नहीं ले पाते लोग इनका आनंद? क्योंकि भ्रष्टाचार है, भेदभाव है, संसाधनों तक असमान लोगों की पहुंच है. सो इन उल्लंघनों के कारण क्या होता है? राइट्स पे खतरा बना हुआ है. यहाँ पर हमें राइट से कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन, राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड राइट टू वोट एंड राइट टू प्राइवेसी. अभी आपको बताना है कि इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स में ये वाले राइट्स दिए हुए हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए. आप लोग मुझे बताना कि राइट टू वोट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन कौन कौन से आर्टिकल्स में गिवन है. जैसे कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा आर्टिकल 21 में गिवन है, दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको बताना है बच्चों, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल्स में ये सारे अधिकार हमारे आते हैं. और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है सो उसका मैं प्लेलिस्ट एक बना दूंगी. जो प्लेलिस्ट रहेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी MPS 1 के, ठीक है, जितने भी आपके MPS 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
उनको हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग एग्ज़ाम से पहले उनको देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3 to 4 वीडियोज़ हम लोग बना लेंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो मैं कोशिश करूँगी कि 3 to 4 क्वेश्चंस मैं एक वीडियो में लेकर आ जाऊँ। उसी तरीके से बाकी MPS 2, 3 और 4 आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना जो मैंने पूछा है।